हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो गहन विश्लेषण है ना, ये DELED सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अंतिम प्रहार है। हाँ बिल्कुल। और आज की इस क्लास में हम फैक्ट्स पर फोकस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी प्रॉपर क्लासरूम लेक्चर में होता है ना, ताकि एग्जाम हॉल में बैठते ही सारी बातें खुद दिमाग में आने लगें। सही कहा आपने। तो हम इस पूरे सिलेबस को 4 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं, है ना? हाँ ताकि याद रखने में आसानी हो। जी। पहले हम हिस्टोरिकल आयोग देखेंगे, फिर संविधान में एजुकेशन को लेकर क्या नियम है वो समझेंगे, तीसरे हिस्से में ग्राउंड लेवल की जो प्लान्स हैं, और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए इमारत की नींव से शुरुआत करते हैं। अक्सर ना हिस्ट्री की डेट्स बहुत बोरिंग लगती हैं, पर अगर हम इसको एक इमारत की नींव की तरह देखें, जहां हर एक आयोग ने एक नई ईंट रखी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल, नींव को समझना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे पहली ईंट जो रखी गई थी वो था 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट लाया गया था। ओह, उस जमाने में 1 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, पर इसी 1 लाख रुपए ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया, जिसे हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद यानी ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कहते हैं। मतलब कि ये पैसा इंडियन भाषाओं और साहित्य पर खर्च हो या फिर इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस पर। एग्जैक्टली। और इस पूरी दिशा में चार्ल्स ग्रैंड के जो प्रयास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने स्ट्रांगली वेस्टर्न एजुकेशन को पुश किया था। फिर इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब उसने डेफिनेटली कुछ सॉलिड फाउंडेशन दी होगी जिसे बदला नहीं जा सकता था। जी, उसने जमीन पर एक पूरी सिस्टमैटिक हायरार्की बना दी थी। गांव में प्राइमरी स्कूल्स होंगे, जिलों में हाई स्कूल्स और बड़े शहरों में कॉलेजेस। एक प्रॉपर ढांचा मिल गया था देश को। अच्छा, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसी ढांचे में कमियां निकालने के लिए 1882 में हंटर कमीशन आया होगा। सही पकड़ा आपने। हंटर कमीशन को पहला भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, और उनका मेन फोकस ही प्राइमरी एजुकेशन पर था। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन का शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। राइट। और 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले अपना बिल लाते हैं, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने की आवाज उठाई गई थी। हाँ। पर इन सब के बीच में ना ब्रिटिश दौर की एक बहुत अजीब थ्योरी चल रही थी, लॉर्ड मकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या जिसे निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इसमें तो शायद सिर्फ अमीरों को पढ़ाने की बात थी ना। ये कैसा अजीब तरीका था देश विकसित करने का। देश विकसित करने का तो उनका कोई इरादा था ही नहीं। मकाले का लॉजिक था कि सिर्फ समाज के अपर क्लास को, अमीरों को इंग्लिश एजुकेशन दो, और उनसे ज्ञान फिल्टर होकर यानी छन छन कर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। वाह, मतलब बाकी आम लोग बस उनके भरोसे बैठे रहें, जैसे किसी पेड़ की सिर्फ ऊपर की पत्तियों को पानी दो और सोचो कि जड़ों तक नमी पहुंच जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए आज़ादी के बाद इस छानने वाली सोच को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी था। नए भारत की जरूरतें अलग थीं। इसी बदलाव को हम 1964-66 के कोठारी आयोग में देखते हैं, जिन्होंने बालिका शिक्षा पर जोरदार सिफारिश की। राइट। और फिर 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसने ऑफिशियली सभी के लिए शिक्षा का संकल्प लिया। अब एजुकेशन अमीरों की जागीर नहीं रही थी। सही कहा। इसके बाद 1990 में आचार्य रामामूर्ति समिति आई, जिसने 86 वाली पॉलिसी का रिव्यू किया। और फिर 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति आई। हाँ, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, यशपाल समिति का मेन उद्देश्य बच्चों को भारी बस्ते से मुक्ति दिलाना था, यानी शिक्षा बिना बोझ के। एग्जैक्टली। रटने का प्रेशर और दिमाग पर जो गैर जरूरी बोझ था, उसे बिल्कुल खत्म करना उनका विजन था। तो जब 1986 में सभी के लिए शिक्षा का गोल तय हो गया, तो इसको कानूनी ताकत देना भी तो जरूरी था ना। क्योंकि पॉलिसीज तो सिर्फ सरकार के सुझाव होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा संविधान सामने आता है। ये हमारा दूसरा स्तंभ है। देखिए, अनुच्छेद 45 में पहले से फ्री एजुकेशन की बात लिखी थी, पर वो सिर्फ एक नीति निर्देशक तत्व था। मतलब आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते थे। अच्छा। तो असली कानूनी पावर आई 86वें संशोधन से। 86वें संविधान संशोधन ने एक क्रांति ला दी।
इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बना दिया। यानी अब अगर किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही तो वो उसके जीने का अधिकार छीनने जैसा है। एकदम सही। और इसके साथ ही अनुच्छेद 29(1) में माइनॉरिटी क्लासेस के एजुकेशन राइट्स को सिक्योर किया गया। और जहां अधिकार होते हैं वहां ड्यूटी भी होती है। तो अनुच्छेद 51(क) में पेरेंट्स की भी ड्यूटी तय की गई। राइट, कि सरकार अगर फ्री स्कूल खोल रही है तो माँ बाप का भी नैतिक कर्तव्य है कि वो बच्चों को वहां भेजें। तो ये बताइए, ये आरटी कानून जमीन पर कब लागू हुआ? इसमें डेट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। स्टूडेंट्स इसमें अक्सर गलती करते हैं। देखिए, आरटी एक्ट 2009 में संसद से पास हुआ था, पर ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। ओके, क्लियर है। और इसका जो चैप्टर 4 है उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। वो डायरेक्टली टीचर्स के दायित्वों से जुड़ा है ना? जी। अध्याय 4 स्पेशली टीचर्स के लिए एक कानूनी मैनुअल की तरह है। उन्हें कानूनी तौर पर शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे टाइम पर आना, सिलेबस समय पर पूरा करना, और हर बच्चे की लर्निंग स्पीड और उसकी क्षमता का कंटिन्यूअस आकलन करना, है ना, ताकि कोई बच्चा क्लास में पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल। पहले की तरह नहीं कि बस लेक्चर दिया और चले गए। अब हर बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी तो है ग्राउंड जीरो पर। कानून तो बन गया कि बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना, पर क्या हो अगर बच्चा खुद ही स्कूल आना छोड़ दे या एक ही क्लास में फेल होता रहे? ये तो किसी बाल्टी में छेद होने जैसा है, जहां हम पानी तो डाल रहे हैं पर वो बह जा रहा है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। एजुकेशन की लैंग्वेज में इस छेद को अपव्यय यानी वेस्टेज और उस रुकावट को अवरोधन यानी स्टैग्नेशन कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले हार्टॉग समिति ने उजागर किया था। अपव्यय यानी बिना प्राइमरी एजुकेशन पूरे किए ही स्कूल छोड़कर चले जाना, हाँ, जिससे देश का पैसा और समय दोनों वेस्ट हो जाता है। और अवरोधन का मतलब है एक बच्चे का एक ही क्लास में 1 साल से ज्यादा रुका रहना, जिससे बच्चे का मनोबल टूट जाता है। तो इस बल्टी के छेद को भरने के लिए ही सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया होगा 1987-88 में। जी, और इसे ऑपरेशन शब्द इसलिए दिया गया क्योंकि हालत बहुत खराब थे, युद्ध स्थल पर काम करना था। इसका मेन मोटिव था विद्यालयों में मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज यानी न्यूनतम सुविधाएं देना, जैसे कि कम से कम 2 पक्के कमरे और 2 टीचर्स, जिसमें एक महिला शिक्षिका का होना जरूरी था। एग्जैक्टली, ताकि गांव के लोग अपनी बच्चियों को सेफली स्कूल भेज सकें। पर सिर्फ कमरे और टीचर होने से वो बच्चा थोड़ी आएगा जिसके पेट में भूख है। उस ड्रॉप आउट को कैसे रोका गया? उसके लिए 15 अगस्त 1995 को एक बड़ा स्टेप लिया गया। पोषाहार वितरण योजना, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, वो शुरू की गई। राइट। और राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर कि मिड डे मील जैसी योजनाओं ने अपव्यय को रोकने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। ये स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली याद रखना चाहिए। बिल्कुल। जब परिवारों को समझ आया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ भरपेट पौष्टिक खाना भी मिलेगा, तो एनरोलमेंट अचानक से काफी बढ़ गया। फिर बच्चों को स्कूल लाने के लिए स्कूल चलो अभियान आया और 1997-98 में डीपीपी शुरू हुआ, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ताकि सारी पॉलिसीज को डिसेंट्रलाइज किया जा सके और हर जिला अपने हिसाब से काम कर सके। पर उनका क्या, जो समाज में सदियों से पीछे थे, जैसे अपर प्राइमरी की बालिकाएं या वो बच्चे जो ढाबों और कारखानों में काम कर रहे थे, उनके लिए ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स 2 की योजनाएं आईं। जैसे 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लाया गया, क्योंकि मिडिल स्कूल तक आते आते लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा हो रहा था। अच्छा, इसीलिए ये आवासीय यानी रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, ताकि बच्चियां वहीं हॉस्टल में सेफली रहकर पढ़ सकें। सही कहा। और सोसाइटी को साक्षर बनाने के लिए 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। इसका प्रभाव इतना तगड़ा था कि केरला देश का पहला राज्य बना जहां कंप्लीटली संपूर्ण साक्षरता अभियान अनाउंस हुआ। वाओ! और जो चाइल्ड लेबरर्स थे, बाल श्रमिक, उनके हाथ में किताब कैसे आई? उनके लिए 7th 5-year प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत NCLP शुरू हुई, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसका फोकस था बच्चों को डेंजरस फैक्ट्री से निकालकर सीधा एजुकेशन से जोड़ना। यूपी में भी 17 मई 1993 को सभी के लिए शिक्षा प्रोजेक्ट आया था। इन सब बड़ी बड़ी योजनाओं को एकेडमिकली डायरेक्ट कौन करता था? कुछ संस्थान भी तो होंगे ना? जी, बहुत अहम संस्थान हैं, जैसे न्यू दिल्ली में NCERT और NUEPA हैं।
NCERT जहां रिसर्च और सिलेबस पर काम करता है, वहीं NUPA एजुकेशन की प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। और प्रयागराज में भी तो ISE है ना, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। हाँ, बिल्कुल। और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कलकत्ता में 2 बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित हुए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स का बनाया मद्रासा और लॉर्ड वेलेस्ली का फोर्ट विलियम कॉलेज। और इन सब के सीखने के तरीकों को जिसने मॉडर्न बनाया वो था NCF 2005, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जी, NCF 2005 ने पूरे सिस्टम को छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंट्रिक कर दिया। शिक्षक अब एक डिक्टेटर की तरह नहीं पढ़ाएगा, बल्कि एक फैसिलिटेटर बनकर हेल्प करेगा। और इसमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था स्कूल रेडीनेस का, जिसमें बच्चे को क्लास 1 की पढ़ाई के लिए एकेडमिकली, सोशली और लैंग्वेज वाइज पहले से तैयार किया जाता है, ताकि वो स्कूल से डरे नहीं। एकदम सही समझा आपने। चलिए, अब जबकि हमने पूरा बेस कवर कर लिया है, तो एग्जाम से ठीक पहले वाले क्विक फायर रिवीजन पर आते हैं। मैं जल्दी जल्दी कुछ टर्म्स बोलूंगी और आप ब्रीफ में उनका कोर पॉइंट बताइएगा। स्टार्ट करें? जरूर, चलिए। ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के सीखने के लिए एक स्क्रिप्ट, जिसमें उभरे हुए डॉट्स को छूकर पढ़ा जाता है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ये साल 1958 में शुरू किया गया था, ताकि देश के बेहतरीन टीचर्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। और 1958 से ही जुड़ी एक और समिति थी, महिला शिक्षा समिति। जी, 1958 में इसका गठन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दुर्गाबाई देशमुख जी ने की थी। बुनियादी शिक्षा। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर MCQ में SK सिन्हा का नाम देखकर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, SK सिन्हा बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना मूल रूप से महात्मा गांधी का विजन था, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और BG खेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रेट। शिक्षा समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में कब आई? साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसका मतलब है अब केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर नियम बना सकते हैं। और आखिरी, सार्जेंट योजना को और क्या कहा जाता है? इसे CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 1944 की रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। परफेक्ट। वाह, क्या कमाल का सेशन रहा। एक फ्यूचर टीचर के रूप में ये सारी बातें पता होना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि क्लास में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप या मोटिवेशन है आपके पास? बस एक ही बात दिमाग में आती है, किसी भी बड़े बदलाव में या रिजल्ट में वक्त लगता है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी तैयारी में लग रहा है। एक कविता की बहुत सुंदर लाइन है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब। और जैसा कि शिवांश मिश्र सर ने ये कोटेशन शेयर किया है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए 100% सफलता का मूल मंत्र है। जब तक एग्जाम का आखिरी दिन ना निकल जाए, आपको रुकना नहीं है। बिल्कुल। और कल जब आप खुद क्लास में एज अ टीचर खड़े होंगे, तो बस वो RTE का अध्याय 4 याद रखिएगा। आपको उस बाल्टी के छेद को भरना है, किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।